नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नीट सीरीज में बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये अपना बचा हुआ था। तो इन टॉपिक्स में आपको क्या क्या रिवाइज कर लेना चाहिए, क्या छोड़ के नहीं जाना है, किन पर एक बार नजर मार के जानी है, वो टॉपिक्स में बता देता हूं। मेरा नाम है योगेश जैन। तो स्टार्ट करते हैं। फिर आज का जो हमारा लक्ष्य है वो है बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से। ठीक है, वैसे तो सारा कुछ ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा, लेकिन फिर भी कुछ कुछ खास बातें मैं आपको बता देता हूं जिसको आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है, जिन पे फोकस होके आपको पढ़ लेना है एक बार, है ना। तो सबसे पहले बायोमोलिक्यूल में तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड, ये चार पार्ट है। तो पहले बायोमोलिक्यूल की के अंदर कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स की बात चलती है। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात चलती है। तो ग्लूकोज के अंदर एक तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज मेनली फॉर्म सुक्रोज। सुक्रोज जो इन्वर्ट शुगर होती है ना, वो वाला आपको देख के जाना है। सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज सारी इंपॉर्टेंट है। रेड फास्फोरस HI के साथ कराओगे तो एन हेक्सेन बनेगा। कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कराओगे तो सैकेरिक एसिड बनेगा। Br2 वाटर के साथ कराओगे तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। ठीक है ना, वो सारी की सारी रिएक्शंस आपको पढ़ के जानी है। 6-7 रिएक्शन है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज और बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज, वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, उसकी ट्रिक्स भी बता रखी है। फिर फ्रक्टोज की बात करते हैं। तो फ्रक्टोज में केवल आप साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ के चल जाना। साइक्लिक स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए आपको, फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसी दिखती है। ये तो बात हुई मोनोसेकेराइड्स की। मोनोसेकेराइड में क्या क्या आपको देख के जाना है। फिर डाइसेकेराइड के अंदर मेनली 3 इंपॉर्टेंट है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। अब सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस पे जो आपके मोनोसेकेराइड्स बनते हैं, जैसे सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज बनता है। ठीक है ना। माल्टोज में 2 मोल अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, लैक्टोज में बीटा डी गैलेक्टोपायरेनोज और बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। तो वो मोनोसेकेराइड्स आपको पता होने चाहिए। दूसरी चीज, ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं, जैसे अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं। तो वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको डाइसेकेराइड में ध्यान रखनी है। पॉलीसेकेराइड में मेनली वैसे तो सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन 3 होते हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्टार्च है। और स्टार्च में भी अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन के डिफरेंस से सवाल आ जाता है कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस है, एक लीनियर है, एक ब्रांच है, एक वाटर सोल्यूबल है, एक वाटर इनसोल्यूबल है, इस तरह का सवाल आ जाता है। ठीक है। फिर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये आप हेमीएसिटल लिंकेज और टॉलेंट-फेलिंग टेस्ट से देख सकते हो। रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये सारी जितनी भी शुगर है इनमें आपको पता होना चाहिए कौन सी रिड्यूसिंग, कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है। वैसे इन जनरल सारे मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं वो रिड्यूसिंग होते हैं, सारे पॉलीसेकेराइड नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, और डाइसेकेराइड में सुक्रोज वाला पार्ट नॉन रिड्यूसिंग और माल्टोज, लैक्टोज रिड्यूसिंग होता है। डी और एल कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए आपको कार्बोहाइड्रेट में कि OH दाएं तरफ हो तो डी और लेफ्ट तरफ हो तो एल। और एपिमर और एनोमर क्या होते हैं ये भी आप रिवाइज करके जाओगे एक बार। इतना पार्ट आपको कार्बोहाइड्रेट्स में रिवाइज करना ही करना है बेटा, है ना, इनके क्वेश्चंस करने ही करने हैं। ठीक है। अच्छा, ये आप तुरंत कैसे रिवाइज कर सकते हो ये भी बता देता हूं। तो आप माइंड मैप सीरीज जो है उसमें आप देखोगे तो बायोमोलिक्यूल लगभग मैंने 50 या 60 मिनट्स में खत्म किया हुआ है। तो आप वहां से तुरंत रिवाइज कर लेना, आपका बढ़िया से रिवाइज हो जाएगा। कंपटीशन वाला चैनल पे है वो, है ना, थ्योरी पूरी रिवाइज हो जाएगी आपकी। प्रोटीन्स की बात करते हैं। तो प्रोटीन में आपको क्या रिवाइज करना है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड की टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में। 20 अल्फा अमीनो एसिड दे रखे हैं, स्टार लगे हुए इसेंशियल है, बिना स्टार वाले नॉन इसेंशियल है। वो टेबल आपको रटी हुई होनी चाहिए, एक बार बना के हाथ से देख के जाओगे। फिर डाइपेप्टाइड क्या होता है, ट्राइपेप्टाइड क्या होता है, बेसिकली पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, उसका आइडिया होना चाहिए। फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट, उसमें पूछ लेगा इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इस तरह की बात पूछ लेगा ना। फिर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में पूछ लेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर रिमेन रहता है, तो प्राइमरी वाला रिमेन रहता है, सेकेंडरी और टर्सरी वाले प्राइमरी में टूट जाते हैं। इस तरह की बातें पूछ सकता है डीनेचुरेशन में। ठीक है। फिर विटामिन की टेबल जो एनसीईआरटी में दी हुई है वो टेबल आपको याद होनी चाहिए, किस सोर्स से मिलता है वो विटामिन, उससे डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, और उनके केमिकल नेम जो वो टीआरपी वाली बात बताते हैं, थायमिन, राइबोफ्लेविन, तो वो याद होने चाहिए। फिर कौन से वाटर सोल्यूबल, कौन से फैट सोल्यूबल होते हैं, तो W मतलब वाटर सोल्यूबल, विटामिन बी, विटामिन सी, और फैट सोल्यूबल विटामिन A, D, E, K, फाड़े क्यों, ऐसे याद रख सकते हो।
फैट सोल्यूबल ए डी ई के, ठीक है ना, विटामिन ए डी ई के ये फैट सोल्यूबल होते हैं। एंजाइम्स के बारे में वो बस इतने ही प्रश्न पूछ सकता है कि क्या एंजाइम प्रोटीन है, बिल्कुल है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है कि बढ़ती है? डिक्रीज होती है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है और ये एक बायोकैटेलिस्ट है, ठीक है ना। एंजाइम के बारे में इतनी बातें पूछेगा। डीएनए और आरएनए के बारे में वो आपसे क्या पूछ सकता है? डीएनए की शुगर क्या है, आरएनए की शुगर क्या है, उस शुगर का स्ट्रक्चर पूछ लेगा, वो आपको पता होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बीटा डी राइबोस और बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस डीएनए में कौन से, आरएनए में कौन से, सीजीएटी, सीजीएयू, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, उनके स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस है ये आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं? तो C1 लिंकेज होता है, मतलब पहले कार्बन से ही नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस लगे होते हैं और फिफ्थ कार्बन से ये डाइन्यूक्लियोटाइड वगैरह बनाते हैं C3C5 लिंकेज से, ठीक है ना। मतलब वो जो फॉस्फेट लिंकेज होता है ना, फॉस्फेट, वो C5 से होता है, फिर C3C5 से डाइन्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो वो अटैचमेंट भी आपको पता होना चाहिए किस कार्बन से कैसे अटैच होता है। तो ये डीएनए आरएनए के बारे में आपको पढ़ के जाना है एक बार बेटा। फिर टेस्ट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से टेस्ट इंपॉर्टेंट है? तो एक तो मॉलिश टेस्ट, मॉलिश रिएजेंट उसमें पूछ लेगा। सेलेविनोव टेस्ट, सेलेविनोव रिएजेंट पूछ लेगा जो रिसोर्सिनॉल होता है, और ये बेसिकली किसके लिए होता है? कीटोस के लिए होता है, ठीक है ना, फ्रक्टोज के लिए मेनली होता है। टॉलन, फेलिंग, बेनेडिक्ट और बर्फोरेट टेस्ट ये आपसे पूछ सकता है। ये कार्बोहाइड्रेट के इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, एक बार रीड कर लेना, वहीं पे मिल जाएंगे माइंड मैप वाले में, है ना, एक पेज में पूरे पढ़ा रखे हैं। टेस्ट ऑफ अमीनो एसिड या प्रोटीन, तो ब्यूरेट टेस्ट, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट और निनाइट्रेशन टेस्ट, ये 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो प्रोटीन के लिए आपको देख के जाना है, ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल में आपको वहां मिल जाएगा प्रॉपर, ठीक है ना। आपको बता रहा हूं कौन कौन से पढ़ के जाना है। पॉलीमर्स की बात करते हैं। पॉलीमर्स को आप कैसे रिवाइज कर सकते हो, किस तरह से आपको याद रह सकता है पॉलीमर, इस तरह की एक टेबल बना लेना पूरी पूरी। पॉलीमर में जितनी बातें पूछेगा ना वो सारी इस टेबल में आ जाएगी और ये आपके एक पेज में आ जाएगा, आगे पीछे A4 साइज के पेज में। यहां आप सारे पॉलीमर की लिस्ट बना लो, जैसे मैंने बनाई है, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, बेकेलाइट, पीएचबीवी, नायलॉन 66, ऐसे पूरी टेबल बना लो। उनके मोनोमर यहां लिख लो, जैसे लो डेंसिटी पॉलीथीन का इथीन होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन का इथीन होता है, बेकेलाइट का फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड होता है, पीएचबीवी जो होता है पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट वेलेरेट, उसका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ये उसके मोनोमर होते हैं। फिर इनके यूजेस क्या होते हैं, लो डेंसिटी के यूजेस क्या होते हैं, हाई डेंसिटी के यूजेस क्या होते हैं। बेकेलाइट के यूजेस कॉम्स बनाने में, स्विचेस बनाने में यूज होता है। पीएचबीवी का यूज ऑर्थोपेडिक डिवाइस में होता है, तो यहां यूजेस लिख लो। फिर ये एडिशन है या कंडेंसेशन पॉलीमर है, जैसे पॉलीथीन जो है वो एडिशन पॉलीमर है, पीएचबीवी जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर है। फिर बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये ऊपर वाले तीनों नॉन बायोडिग्रेडेबल है। पीएचबीवी जो है आपका बायोडिग्रेडेबल है। फिर फोर्स कौन कौन से हैं, तो 4 तरह के फोर्स होते हैं, इलास्टोमर, थर्मोप्लास्टिक, आपका थर्मोसेटिंग और फाइबर, ठीक है ना। तो ये पॉलीइथीन है तो इसमें थर्मोप्लास्टिक वाली कैटेगरी होती है। जो रबर्स होते हैं जैसे ब्यूनाइन, ब्यूनाएस, नेचुरल रबर, क्लोरोप्रीन, उसमें इलास्टोमर फोर्स होते हैं। और जो नायलॉन 66, नायलॉन 26, ये पीएचबीवी, आपका ग्लिप्टल हो गया, डेक्रोन हो गया, ये सब फाइबर वाली कैटेगरी में आते हैं। और थर्मोसेटिंग में जैसे यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन, बेकेलाइट हो गया, ठीक है ना, वो थर्मोसेटिंग में आते हैं। तो यहाँ फोर्सेस के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन हो जाएगा। फिर शेप के बेसिस पे आएगा, तो जैसे लो डेंसिटी पॉलीथीन, उसका ब्रांच शेप होता है, 3 तरह के शेप होते हैं, लीनियर, ब्रांच और क्रॉसलिंक। तो इसका ब्रांच शेप होता है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन का लीनियर शेप होता है, बेकेलाइट का क्रॉसलिंक शेप होता है। तो इस तरह से आप शेप भी लिख लेना, ठीक है ना। तो एक पेज में आपका पूरा पूरा पॉलीमर इस तरह से रिवाइज हो जाएगा, फटाफट से बना के हाथों हाथ रिवाइज हो जाएगा ना, पूरा आपके हाथ में आ जाएगा। और एक वल्कनाइजेशन ऑफ रबर वाला टॉपिक पढ़ के जाना, जिसमें 5% सल्फर हम नेचुरल रबर में मिलाते हैं, जिससे नेचुरल रबर के सारे ड्रॉबैक्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर वाली बात पढ़ के जाना। अगला चैप्टर है अपना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बेसिकली 3 टुकड़ों में टूटा हुआ है। एक तो ड्रग्स, एक केमिकल्स इन फूड और एक सोप्स एंड डिटर्जेंट, मतलब क्लींजिंग एजेंट। ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स पढ़नी है और उनमें भी उसके एग्जांपल्स। एक तो एंटासिड हो गया, जिसमें ट्रिक्स बता रखी है आपको, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन वाले की, सिमरन ताजा ऑमलेट लाना, इस तरह से, ठीक है ना। ये पॉलीमर वाला चैप्टर भी आपको माइंड मैप सीरीज में मिल जाएगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी मिल जाएगा, और अभी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बताऊंगा वो भी मिल जाएगा। लगभग सब 50-50 मिनट में रैप अप किए हुए हैं, बढ़िया से रिवाइज किया हुआ है, ठीक है ना। तो एंटासिड जो है वो बेसिकली आपका, उसके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, एंटीहिस्टामिन्स के एग्जांपल पता होने चाहिए,
ट्रैंकुलाइजर के एग्जांपल पता होने चाहिए, काफी सारे ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं। एनाल्जेसिक में कौन सी नार्कोटिक है, नॉन नार्कोटिक है। एंटीबायोटिक में कौन सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, कौन सी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। एंटीसेप्टिक कौन कौन सी होती है, जैसे डिटॉल वगैरह है ना, आयोडोफॉर्म वगैरह, वो सब आपके एंटीसेप्टिक में आ जाएंगे। फ्यूरासिन। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स पता होना चाहिए कि 1% सॉल्यूशन फिनोल का डिसइंफेक्टेंट और 0.2% एंटीसेप्टिक हो जाता है। एंटी फर्टिलिटी ड्रग दो एग्जांपल है, नॉरेथिनड्रायोन और नोवेस्ट्रल वगैरह, वो एक बार देख लेना एंटी फर्टिलिटी ड्रग। तो इनके एग्जांपल्स के साथ आपको ड्रग्स याद करनी है, ठीक है ना। केमिकल्स इन फूड में दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जिसमें सैक्रिन हो गया, एस्पार्टम हो गया, एलिटेम हो गया, वो पता होना चाहिए। प्रिजर्वेटिव्स आपको याद होने चाहिए, कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं फूड के अंदर, है ना। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर सॉप्स एंड डिटर्जेंट में इनके अंतर पता होना चाहिए, जिसमें मेजर अंतर क्या है कि सॉप जो है वो सॉफ्ट वाटर में काम करता है, डिटर्जेंट जो है वो सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों में काम करता है। मेजर डिफरेंस तो यही है। अब डिटर्जेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें तीन तरह के होते हैं, कैटायनिक, एनायनिक और नॉन आयनिक। तीनों से क्वेश्चन आ चुका है। तो कैटायनिक में वो नाइट्रोजन पे प्लस वाली साइड, वो यहां पे क्लींजिंग का काम करती है, तो वो कैटायनिक होता है। एनायनिक में सल्फेट आयन, एनायनिक डिटर्जेंट। नॉन आयनिक में पॉलिएस्टर वाली बात होती है, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर्स एक बार देख लेना, उससे आइडिया लग जाएगा आपको कि कौन से कैटायनिक, कौन से एनायनिक, कौन से नॉन आयनिक डिटर्जेंट होते हैं। ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की बात हो गई बेटा। नेक्स्ट है चैप्टर आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में फिर से 4 पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, एक एयर पॉल्यूशन है, एक वाटर पॉल्यूशन है, एक लैंड पॉल्यूशन है और एक ग्रीन केमिस्ट्री है। एयर पॉल्यूशन में आपको एक गैसियस पॉल्यूटेंट होता है, एक पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट होता है। गैसियस पॉल्यूटेंट तो वही हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, H2S हो गया, SO2 हो गया, SO3 हो गई, ये सब आपके गैसियस पॉल्यूटेंट है। उनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं वो भी आपको रीड करके जाना है, सीधे सीधे लाइन से क्वेश्चन बना के दे रहा है, ठीक है ना। पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट में बेसिकली आपको स्मोक पढ़ के जाना है, जिसमें स्मोक प्लस फॉग की बात आती है। क्लासिकल स्मोक और फोटोकेमिकल स्मोक। क्लासिकल स्मोक जो है वो आपका कूल एनवायरनमेंट में होता है, C4 क्लासिक, C4 कोल्ड, है ना, ऐसे करके याद रख सकते हो। फोटोकेमिकल हॉट एनवायरनमेंट में होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है फोटोकेमिकल, क्लासिकल वाला रिड्यूसिंग नेचर का होता है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पढ़ के जानी है पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट में। फिर ग्रीन हाउस गैसेस आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस होती है, जैसे आपका ओजोन हो गया, वाटर हो गया, है ना। इसमें SO2 नहीं होती, ध्यान रखना, तो वो सारी गैसेस आप लर्न करके जाना। एसिड रेन के बारे में पता होना चाहिए कि नॉर्मल वाटर का जो आपका pH होता है वो 5.6 होता है। अगर 5.6 से कम हो रहा है तो वो एसिड रेन कॉज करेगा, और एसिड रेन का कारण क्या है, कौन से एसिड की वजह से होती है, वो पता होना चाहिए। वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेस क्या हैं, जैसे डोमेस्टिक सीवेज वाटर पॉल्यूशन का सोर्स है, केमिकल इंडस्ट्रीज वाटर पॉल्यूशन का सोर्स है, तो एक तो वो सोर्सेस पता होने चाहिए अपने को। दूसरा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, और वो क्लीन वाटर के लिए और पोल्यूटेड वाटर के लिए कितनी होती है, जैसे क्लीन वाटर के लिए 5 ppm से कम और पोल्यूटेड के लिए 17 ppm से ज्यादा होती है। और स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर की नाइट्रेट आयन, लेड, है ना, फ्लोराइड, इनकी मात्रा कितनी मैक्सिमम होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, वो सब आप एक पेपर में लिख के याद करके जाओगे एंड टाइम पे, ठीक है ना, क्लियर है। फिर लैंड पॉल्यूशन की बात करें तो लैंड पॉल्यूशन में हर्बिसाइड इंपॉर्टेंट है। हर्बिसाइड जिसमें दो इंपॉर्टेंट हर्बिसाइड है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम आर्सेनेट, बस उतना ही आपको लैंड पॉल्यूशन में देखना है, ज्यादा नहीं देखना। ग्रीन केमिस्ट्री से भी अब क्वेश्चन आने लगे हैं। ग्रीन केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, मतलब बहुत थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है, लेकिन एक बार रीड कर लेना ग्रीन केमिस्ट्री वाली बात, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो। ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ में पहले हम क्या यूज कर रहे थे, टेट्राक्लोरोइथीन यूज कर रहे थे, फिर बाद में हम H2O2 पे आ गए, जिससे कि मतलब हार्मफुलनेस कम हो गई, वो पहले वाला कार्सियोजेनिक होता था, तो वो पढ़ के जाना। ब्लीचिंग ऑफ पेपर पहले किससे करते थे, अब किससे कर रहे हैं वो। और क्लीन टर्बिड वाटर को क्लीन करने के लिए अब एलम यूज कर रहे हैं, पहले कुछ और यूज करते थे, तो ये पढ़ के जाना है आपको, बात समझ में आ गई। और ये सब आपका रिवाइज हो सकता है, मतलब वहां से माइंड मैप सीरीज कंपटीशन वाला पे आप देख लीजिए, वहां से तुरंत आप एक एक घंटे में ये सारे चैप्टर्स थ्योरी रिवाइज कर सकते हो अगर चाहो तो, और अगर आपका रिवाइज है तो ऐसे बना लो आप, ठीक है दोस्त। तो यही था बस, है ना, ये आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने आपको बता दिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एक बार देख के चले जाने चाहिए। ऑफ कोर्स मैं आपसे कहूंगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप जरूर लगाएं, और अभी एक अलग सर वाले चैनल पे भी वो 400 क्वेश्चन की सीरीज निकली थी,
है ना। मैंने 400 क्वेश्चन कराए थे, तो आप 400 क्वेश्चंस वहां से पूरे ट्राई कर सकते हो। अगर आपने नहीं किए हैं तो करें तो अच्छी बात है। तो उससे भी आपको एक बार पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है उसका आइडिया लग जाएगा। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।